सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस में से एक रिएक्शन देखेंगे, कंबस्शन रिएक्शन। बेटा कंबस्शन तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बताइए क्या होता है कंबस्शन का मतलब? बर्न करना, जलाना किसी चीज को। तो क्योंकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं, इस वजह से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हम उसको एक्स कह देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और ये कंबस्ट होगा किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है तो दो चीजें ही प्रोड्यूस करता है बेटा। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सेकेंड वन इज वाटर मॉलिक्यूल्स और स्टीम। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करता है बेटा? हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाओगे ना तो यही होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कंबस्ट होगा, तो उसके नतीजे में ये तीन चीजें आपके पास प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, चाहे वो यहाँ पर एक्स, कोई अल्केन हो सकता है, कोई अल्कीन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो जल रहा है तो यही चीजें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल करते हैं बेटा, ये एनईडी के पास पेपर का सवाल है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, एमडी कैट में भी एक दफा पूछा गया है। क्वेश्चन इसमें लिखिएगा बेटा कि अपॉन combustion of 2 moles of methane gas, how many moles of water are formed? बता सकते हो बेटा? क्या ये सवाल आप अभी सॉल्व कर सकते हो? बेटा डोर बंद कर दो। ठीक, अपॉन कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस को कंबस्ट करना है। मीथेन गैस आप जानते हो बेटा किसको कहते हैं, और मीथेन गैस के 2 मोल्स को कंबस्ट करना है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि कितना वाटर फॉर्म होगा। वेरी मच इजी, यानी इसके ऑप्शंस में आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स गिवन होंगे, बट आप यहां पर कह दीजिए कि मीथेन गैस आपको चाहिए पहले। तो मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, X की जगह हमने CH4 रखा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको कंबस्ट किया जाएगा, तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with steam molecules। ठीक है बेटा, अब ये है कि इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो ये ना बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना तो बहुत आसान काम है, उसकी ट्रिक भी होती है, मगर वो ट्रिक ज्यादा लेंदी काम है। आप इसको जनरली हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हो बेटा। देखो सबसे पहले अगर कार्बन की बात करो तो कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे बेटा। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। अब एक सिंपल सी बात है ना कि मीथेन के यहाँ पर कितने मोल्स हैं बेटा? 1 मोल है, यानी 1 मोल मीथेन गैस को अगर कंबस्ट किया जा रहा है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा? 1 मोल से 2 मोल स्टीम के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। हमसे 1 मोल का सवाल नहीं किया गया है, हमसे कहा गया है कि अगर 2 मोल्स मीथेन को कंबस्ट किया जाएगा तो वाटर के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। बहुत इजी है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो लगा दो बेटा, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। मतलब इसमें क्या मसला है, आप रेशो लगा दो, 1:2 है ना, तो 2:4 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एनईडी में, तो खास तौर से आते हैं। तो 4 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। ठीक है ना, तो ये एक मैंने पैटर्न बता दिया कि कंबस्शन से क्या आता है एंट्री टेस्ट में। तो कंबस्शन से ये आता है बेटा, चाहे वो एमडी कैट हो या ई कैट हो, सवालात का पैटर्न इस तरह होता है। स्ट्रेट अवे आपको इस तरह के जितने भी सवालात दिखेंगे उस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो लगाएं, क्या लगाएं। तो आप उसको ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रीट करते हुए पहले रिएक्शन करो। कंबस्शन रिएक्शन करना बड़ा आसान होता है बेटा, CO2 बनाओ और वाटर बनाओ, पहले उसको बैलेंस करो, फिर आपसे जितने मोल का सवाल किया गया है उस मोल के रेस्पेक्ट से आंसर कर दो, हो जाएगा ना इस तरह का सवाल।
कंबस्शन से यही आता है बेटा पेपर में, ठीक है। और कंबस्शन के बारे में हमेशा आप कहोगे बेटा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है बेटा जो हीट पैदा करे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो बस यही है कंबस्शन। नंबर 2 पर आएंगे, सेकेंड रिएक्शन की हम बात करेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी ये हमारे पूरे कोर्स का आता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लगाइए हेडिंग। यहां से हम देखेंगे कि क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो आपको पता है बेटा, बताइए क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब? रिप्लेसमेंट होता है ना। तो इसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? A reaction in which an atom or group of atoms is replaced by another atom और ग्रुप ऑफ एटम्स। बहुत सिंपल, रिप्लेसमेंट है दरअसल। एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम आ जाएगा, एक ग्रुप ऑफ एटम की जगह कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी बुनियादी बात है, यानी ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई बेटा कि सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब इस हवाले से हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं बेटा। जैसे आपके पास एक रिएक्शन नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन ले लेते हैं बेटा, CH4 प्लस Cl2, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब देखो कितना बेसिक सा रिएक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि रिएक्शन जरा कंप्लीट करो ना, तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, रिप्लेसमेंट आप करवा दोगे। क्या करोगे बेटा? प्रोडक्ट्स बता सकते हो आप। एक हाइड्रोजन निकालो अपने मॉलिक्यूल में से, ठीक है। 4 में से एक हाइड्रोजन निकालो, एक बॉन्ड उसका खाली होगा, उसकी जगह पर क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन हो गई बेटा, यानी एटम की जगह पर अनदर एटम आ गया, H की जगह पर Cl आ गया, और जो H निकलेगा वो Cl से रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा? HCl बना देगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बुनियादी बात इसमें याद होगी बेटा कि ये जो आपका Cl2 है ना, इसका जो पहले स्टेप था, अगर आपको याद हो, तो ये जो Cl के मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, तो सनलाइट इस केस में इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है बेटा, याद है? इसका बॉन्ड दरमियान से टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इस क्लोरीन का होता है, एक इस क्लोरीन का होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ये जब डॉट लगता है तो इनको क्या कहते हो बेटा? इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास है, देखो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फिर यही फ्री रेडिकल आपके मीथेन के मॉलिक्यूल में जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास मिसाल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहां पर रिप्लेसमेंट हम जिस एटम की करते हैं ना, वो दरअसल एक फ्री रेडिकल होता है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है जो H को हटाता है और उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये वाली कहानी बेटा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बेटा क्या ये वाले रिएक्शन जीरो ऑर्डर के होते हैं? ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर के होते हैं, फर्स्ट ईयर याद है? वो रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो मींस लाइट, ऐसा रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है बेटा। तो और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे जीरो ऑर्डर के होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हम पढ़ेंगे दोबारा से फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके पास इसकी कौन सी टाइप है बेटा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसको ध्यान में रखोगे। नंबर 2 देखो, एक और सब्स्टिट्यूशन है। लेट सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड है, बताइए किस फैमिली का कंपाउंड है बेटा? अल्काइल हैलाइड का मेंबर है, इसको कहोगे इथाइल क्लोराइड।
अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूं बेटा, लेट सपोज NaOH के साथ, तो आप बताएंगे बेटा ये रिएक्शन कैसे मुकम्मल होगा? मतलब बहुत इजी है, इसके प्रोडक्ट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान है, मतलब बहुत सिंपल है ना। क्या होगा, ये C2H5 प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म विल बी C2H5। अब देखो Cl की जगह पर कौन आ जाएगा? Cl की जगह पर OH आ जाएगा बेटा। क्या इसको कहूंगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, बताओ ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना बेटा? यहां पर क्लोरीन का एटम हटा और उसकी जगह पर OH आ गया, OH इज बेयरिंग अ चार्ज ऑफ नेगेटिव। देखो ऊपर जो Cl डॉट गया है ना, ये जो Cl डॉट गया है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये क्या है? फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिप्लेस होगा तो उसको क्या कहोगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और जब कोई स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है बेटा, ये सबको पता है बेटा। तो जब न्यूक्लियोफाइल किसी एटम की जगह पर रिप्लेस होगा तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा? आपने बहुत तफसील में पढ़ा है ये तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। ये रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने का सवाल आपसे आता है बेटा पेपर में। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। तो अल्केन कौन सा सब्स्टिट्यूशन करता है बेटा? अल्केन, स्ट्रेट अवे ये सवाल पेपर में करेंगे। अल्केन कौन सा सब्स्टिट्यूशन करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब आपसे एक सवाल और मजीद रह जाता है, दो टाइप्स इसकी हो गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और दूसरी टाइप आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? याद है आपको कुछ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा मॉलिक्यूल करता है? पॉजिटिव चार्ज जिस पर है वो तो जाहिर इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन ये करेगा कौन? कौन करता है? कौन सी फैमिली करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है उस फैमिली का, इसी चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। भाई सीधा सीधा सवाल आता है पेपर में, बेंजीन नहीं करता क्या? बेंजीन के 5 रिएक्शंस आपने पढ़े बेटा, बैच 1 बैच 2 सब ने पढ़ लिए। 5 रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 5 रिएक्शंस आपने पढ़े। मैं आपको बता देता हूं नाम। आपने पढ़ा है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यस, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फिर आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फिर आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फिर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। देखो अब इन सबको जमा करना है हमने, उसके क्रश को समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। तो जरा बेंजीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, ताकि वो हमारे पास एक नोट्स की सूरत में आ जाए सारी चीजें, ठीक है। लेट सपोज देखो रिएक्शंस करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा ये तुम्हारे पास है बेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं CH3Cl के साथ, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन शायद आप लोगों को याद हो बेटा कि ये रिएक्शन AlCl3 की मौजूदगी में होता है। अच्छा ये भी आप जानते हो बेटा कि अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है ना ये वाला, तो इसमें Cl क्या होगा और CH3 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3। और न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? अगर बेंजीन के अंदर ये Cl नेगेटिव जाकर रिप्लेस हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। CH3 पॉजिटिव रिप्लेस होता है इसके अंदर एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है बेटा बेंजीन के हर कार्बन पर क्या लगा होता है? एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो मैंने फर्स्ट कार्बन से उसका हाइड्रोजन ओपन कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? H निकाल दोगे ना और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा बेटा। और जो H निकलेगा वो किससे कंबाइन हो जाएगा? Cl माइनस से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये एक इलेक्ट्रोफाइल था, ये एक इलेक्ट्रोफाइल था, E पॉजिटिव कहा जाएगा इसको। ये इलेक्ट्रोफाइल था और ये बेंजीन में H की जगह रिप्लेस हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बेटा?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन की कितनी टाइप्स हो गई? 3 टाइप्स हो गई। नंबर 1 इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी एटम को निकालकर उसकी जगह कोई फ्री रेडिकल लगा देना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। किसी एटम को निकालकर उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल लगा देना, मतलब माइनस वाला, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और अगर किसी एटम को निकालकर उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा देना, क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्केन क्या करता है? फ्री रेडिकल। याद करो बेटा इसको। अल्काइल हैलाइड क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमने उसकी SN1 SN2 पूरा मैकेनिज्म के साथ उसको पढ़ा हुआ है ना, वो तो याद रहना भी चाहिए। और बेंजीन हमेशा कौन सा रिएक्शन करता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेंजीन क्यों करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। ये बात समझ आ रही है? जुमला समझ आ रहा है मेरा? बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज उसके पास पाई बॉन्ड है। इंडिकेशंस आपको मैंने पढ़ाई है, फिर से देखेंगे यहां पर, बट फिल वक्त हम रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का सवाल एमडी कैट का फेवरेट टॉपिक होता है बेटा। मतलब एक सवाल तो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, वो रिएक्शन आपको देते हैं, पूछते हैं बताइए कौन सी टाइप है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को देखेंगे। अब आ जाइए जरा टाइप नंबर 3 पर, एंड दैट टाइप नंबर 3 इज, ये भी बहुत मशहूर रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन। तो बहुत मशहूर, बहुत फेवरेबल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन पहले लिख लो। क्या ये वाली बात आपको समझ आती है बेटा? मतलब क्या बहुत ही सिंपल बात है ना। कह रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए और उसके नतीजे में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर आ जाए, मतलब ऐसा रिएक्शन हमेशा क्या कहलाएगा बेटा? एडिशन। पर 2 रिएक्टेंट्स होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, उनको कहेंगे एडिशन है। मतलब ये निशानी है इस बात की कि अगर किसी रिएक्शन के नतीजे में एक प्रोडक्ट बनकर आता है, एडक्ट बनकर आता है, सिंगल प्रोडक्ट को बेटा हमेशा एडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट नहीं कहते। ठीक है, तो एडिशन के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट को हमेशा एडक्ट कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट होता है, 2 3 4 चीजों का मर्जर होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म, इसकी इंडिकेशन वो आपके लिए बहुत आसान है, वो आपके लिए बहुत आसान है। यानी एडिशन रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा ना तो सारे कहेंगे सर इसमें पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा। कितने रिएक्शंस हमने पढ़े बेटा सेकेंड ईयर के अंदर, है ना? तो हम लफ्ज ब लफ्ज किसी रिएक्शन पर अभी नहीं जा रहे। तो इसमें एक पॉइंट बनाकर लिख लो अपने पास कि एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके पास एडिशन रिएक्शन का कोर पॉइंट है। 1 पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स। एक पाई को तोड़ा करेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड उसे बनाया करेंगे। इसका मतलब है बेटा ये कि एडिशन रिएक्शन जो है ना, ये सारे के सारे, एक और पॉइंट इसमें लिखो, एग्जिबिटेड बाय, और पढ़कर बताओ कि क्या ये जुमला सही है। पढ़ लो बेटा, क्या ये जुमला सही है? एग्जिबिटेड बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक होगा ना। यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड है ना, उसकी पहली कोशिश होती है कि मैं कौन सा रिएक्शन करूं? एडिशन रिएक्शन करूं। ये बात समझ आ रही है? सिवाय बेंजीन के
इसको जहन में रखना। सुनो पहले एक बात, इन दोनों का कंपैरिजन भी लेते चलो। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कौन एग्जिबिट करेगा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा सैचुरेटेड मतलब सब जानते हो, सिंगल बॉन्ड आता हो। अब जरा एक एक करके देखो, मैंने 3 मिसालें सब्स्टिट्यूशन की लिखी है, तीनों को कंपेयर कर लो। बेटा पहली मिसाल में मैंने जिक्र किया अल्केन का। बेटा अल्केन में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल। तो चूंकि सिंगल होते हैं तो सैचुरेटेड होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बेटा अल्काइल हैलाइड सारे बॉन्ड सिंगल होंगे ना? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, तो आप इसके स्ट्रक्चर में सारे ही बॉन्ड सिंगल देखोगे। तो इसके पास क्योंकि कोई पाई बॉन्ड है नहीं, तो ये एडिशन तो कर नहीं सकता, तो सब्स्टिट्यूशन करता है। ये भी ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आ गई। बट बेंजीन में ऐसा नहीं है। बेंजीन के अंदर आपको कितने पाई बॉन्ड नजर आते हैं बेटा? 3 पाई बॉन्ड नजर आते हैं। तो पाई बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, फिर भी वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। याद रखना व्हाई? बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं। लिख लो कैसे पाई बॉन्ड्स होते हैं बेटा? ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। और आपने कहा कि जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो एडिशन करेंगे, लेकिन इनमें भी तो पाई बॉन्ड्स है। बट ये क्यों सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं? तो उनके पाई बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी? मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। यानी अगर आप इसको अल्कीन जैसा तस्वुर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ये समझ रहे हो ना कि ये कंपाउंड इस तरह का है, तो देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है। ये कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा? आपने देखा इसमें पाई बॉन्ड है, आप कहोगे फौरन से ये एडिशन करेगा। आपने इस कंपाउंड को देखा, तो अगर यही कॉन्सेप्ट है तो आप कहोगे सर इसको भी तो एडिशन करना चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले में ज्यादा करना चाहिए इसको, तो क्योंकि इसमें तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं। लेकिन एक मसला है ना, इसमें पाई बॉन्ड्स इसके लोकलाइज्ड होते हैं। इसके पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं बेटा? लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब आसान मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स्ड, मूव नहीं कर रहे होते, एक जगह पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी अटैकर एक जगह पर अटैक करता है, उसको पाई बॉन्ड मिलता है, उसको ब्रेक करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। लेकिन बेंजीन के अंदर आपको पता है, बेंजीन में जो मैंने 3 बॉन्ड्स अभी बनाए बेटा जिन पोजीशंस पर, इसके अलावा 3 पोजीशंस पर भी पाई बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। क्या ख्याल है बेटा? अभी मैंने जहां पर पाई बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, क्या इसके अलावा मैं यहां पे पाई बॉन्ड बना सकता हूं बेटा? यहां भी हो सकता है पाई बॉन्ड, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो पाई बॉन्ड के होने के चांसेस कहीं पर भी होते हैं बेटा। मतलब पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड होने का मतलब यही होता है कि ये किसी फिक्स पोजीशन पर नहीं है, रोटेट कर रहे हैं। तो कोई अटैकर जिस पोजीशन पर पाई बॉन्ड को देखकर जाता है अटैक करने, वो पाई बॉन्ड वहां से रोटेट हो जाता है। वो पाई बॉन्ड उस जगह पे मौजूद ही नहीं है, आगे चला गया। तो अटैक तो कर दिया आपने, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहे। इसी को कहते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर होना। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड में और एलिफेटिक कंपाउंड का फर्क यही होता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी पाई बॉन्ड अगर मौजूद है तो वो फिक्स है, रोटेट नहीं कर रहा। कोई अटैकर अटैक करके उसको ब्रेक कर सकता है एक मौके पर, बट ऐसा बेंजीन के अंदर नहीं होता। इस वजह से चूंकि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। नोट करो इन पॉइंट्स को, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये इन कंपाउंड्स की तरह नहीं होते कि एक दफा अटैक करो ब्रेक कर दो एक ही साइड ऑफ अटैक पर। एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनके घूमने की वजह से, एक पोजीशन पर ना होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो एडिशन को फेवर ही नहीं करते। जब वो एडिशन फेवर नहीं करते तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं बेटा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक रिएक्शन देखो बेटा, एक रिएक्शन देखो। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड आपके पास है बेटा, ये किस फैमिली का मेंबर है? अल्कीन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि इसमें वाटर ऐड करो तो कर लोगे ना? बताओ क्या बनेगा? मतलब रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पाई बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, 2 सिग्मा खुलेंगे, दोनों जगहों पर एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो। फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? फाइनल लिख दूं CH3, फिर लिख दूं CH2 और फिर उसी के साथ लगा दूं OH। ये समझ पा रहे हो बेटा? ये पाई बॉन्ड यहां से खत्म, एक जगह H आ गया, एक जगह OH आ गया, तो पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बन गए। ये आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, हम रिएक्शंस पर अभी नहीं जा रहे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह बन रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन और देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आपके पास है,
और इसके अंदर आपने ऐड करना है लेट सपोज HBr को, ठीक है। तो बताओ रिएक्शन कर लोगे बेटा ये वाला भी? बताओ कैसे होगा भाई? इसके अंदर तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो एक पाई बॉन्ड पहले ब्रेक कर दो, पाई टूटेगा ऊपर वाला, 2 सिग्मा बनेंगे, एक जगह पर हाइड्रोजन लगा दो तो 2 हो जाएंगे, और दूसरी जगह पर क्या लगा दोगे बेटा? Br लगा दोगे, ठीक है बेटा। वैसे पूछ रहा हूं सिर्फ, अभी इसका रिएक्शन से फिल वक्त कोई ताल्लुक नहीं, आगे पढ़ेंगे। इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम बता सकते हैं बेटा आप? कॉमन पूछ रहा हूं, IUPAC नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रेडिकल छुपा हुआ है। IUPAC में मैंने बताया भी था, विनाइल रेडिकल। इसमें विनाइल मौजूद है बेटा। इसको विनाइल कहा जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहा जाता है, और फिर ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड कहलाता है। ये क्लियर है ना ये वाली बात? अच्छा, तो क्या ये दोनों रिएक्शन तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेटा? ये एडिशन होते हैं दोनों। पाई बॉन्ड खत्म, सिग्मा बन गए, पाई बॉन्ड अगर नहीं रहा या पाई बॉन्ड कम हो गए तो वो एडिशन रिएक्शन की मिसाल है। एक रिएक्शन और देखिए, ठीक है, एक लाइन इसमें छोड़ दीजिए और एक रिएक्शन और देखिए, मिसाल के तौर पर एक लाइन इसमें रहने दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे कर लेते हैं बेटा। आप बता सकते हैं किस फैमिली का कंपाउंड है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है बेटा ये, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। बेटा इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं HCN के साथ। नाम बताइए HCN का? हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड, या हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना HCl, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड। बेटा HCN आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, बताइए ऐसा ही है बेटा? क्या ये कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा यार। पाई बॉन्ड नजर आ रहा है मुझे इसमें, भले वो कार्बन के बीच में नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड तो है। क्या ख्याल है? तो कमजोर बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड है, हो जाएगा रिएक्शन। बेटा क्या कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबको पता है ना। बताओ कार्बन की वैल्यू कितनी होती है? 2.5, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। बेटा कौन किस पर अटैक करेगा ये वाज़ेह है ना? कौन किस पर अटैक करेगा? H पॉजिटिव विल अटैक ऑन O नेगेटिव एंड CN नेगेटिव विल अटैक ऑन C पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? इस 2 साइड अटैक होने पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लॉजिकल है, क्योंकि बड़ा वीक सा बॉन्ड होता है, वो फिक्स बॉन्ड भी है। तो कितने सिग्मा बनते हैं बेटा एक पाई बॉन्ड के टूटने से? एक सिग्मा यहां बन जाएगा, एक सिग्मा यहां बन जाएगा। बताओ किसके साथ कौन लग जाएगा भाई? यहां पर H लग जाएगा, यहां पर CH2। रिएक्शन तो बड़ा आसान हो गया। ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। क्या दोनों ही एडिशन है ना? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां भी एडिशन हो रहा है, यहां भी एडिशन हो रहा है। बेटा एडिशन की 2 टाइप्स होती हैं, और इस पर बहुत सवाल MDCAT में आ चुके हैं। ऊपर वाले रिएक्शंस भी एडिशन है, नीचे वाली भी एडिशन। सुनो, किस एडिशन को क्या कहा जाएगा? एक एडिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट अच्छा, इसको पहचानते कैसे हैं? तो वो पूरा मैकेनिज्म उसका खोलना पड़ता है, फिर पता चलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक कौन है और न्यूक्लियोफिलिक कौन है। वो आप MCQ के लिए तो फेवरेबल नहीं होता, और ना ही कोर्स के अंदर एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जाते हैं। तो एक सीधी सी ट्रिक याद कर लो। अब वो ट्रिक क्या है वो मैं यहां पर लिखने लगा हूं, पहले सुन लो। अगर तो पाई बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में मौजूद है, अगर पाई बॉन्ड्स कार्बन एटम्स के बीच में मौजूद है, तो वो रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। नोट कर लो। ठीक है, देखो यहां पर आ जाओ। क्या ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है बेटा? क्या यहां पर भी ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा? दीज आर, ये ट्रिक अपने पास नोट कर लो और याद रख लो बेटा। आप पेपर में कभी भी मैकेनिज्म ओपन करके बात नहीं समझाओगे अपनी। तो सॉरी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो एडिशन तो तुम्हें पहचानना पहले भी आता है। तो दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये नोट कर लो। अगर पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में मौजूद है बेटा, सिमिलर एटम्स के बीच में मौजूद है, और वहां पे एडिशन हो रहा है, तो वो एडिशन हमेशा कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये दोनों मिसालों को ऊपर लिखकर मैंने एक जुमला लिख दिया बेटा। यहां पर क्या ऐसा ही है? सेकेंड एग्जांपल में देखिएगा, क्या पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम मौजूद है? जब ये सेकेंड टाइप है इसकी,
ठीक है, इस पर सवालात पेपर में बनाते हैं। इसकी सेकंड टाइप है, यहां पर पाई बॉन्ड मौजूद है बेटा, बट ये हेटेरो एटम्स के दरमियान है। हेटेरो एटम समझते हो ना, डिफरेंट एटम्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, मैं इस पर आपसे एक सवाल भी करता हूं अभी, बट इसके नीचे लिखिएगा ये एडिशन की कौन सी टाइप है बेटा? दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन की दो टाइप्स, एडिशन का मतलब है पाई बॉन्ड को तोड़ो, 2 सिग्मा बनाओ। उसकी दो टाइप्स, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। स्टेट अवेस की ट्रिक याद रखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह देना। पास पेपर देखना बेटा, इस तरह के बड़े सवालात आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 5 का पास पेपर आपको ड्राइव पर दिया जा चुका है। और अगर कार्बन और किसी दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड है तो उसको ब्रेक जब करके वहां पे एडिशन करोगे तो दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं बेटा, ठीक है ये कभी पास पेपर में आया नहीं है, बट वैसे चूंकि 2 पॉइंट्स पर हमने बात की है ना, तो मिसाल के तौर पर ये क्या होता है बेटा? अल्काइल रेडिकल। ठीक है बेटा, ये जुड़ा हुआ है CN के साथ, ठीक है, CN के साथ। क्या ये एडिशन करेगा? पहले तो ये बताओ, क्या ये एडिशन कर सकता है? अच्छा, ये कौन सी फैमिली है पहले तो ये बताओ। सर नाइट्राइल भी कहते हैं इसको साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन करेगा भाई? आप पहले सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो, फिर एडिशन को चेक कर लो, फिर आप ये देखो कि क्या इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड वगैरह है। अगर पाई बॉन्ड है तो एडिशन कर सकता है। ये पाई बॉन्ड तो है इसमें, 2 पाई बॉन्ड है इसमें, बिल्कुल ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ख्याल है? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 उधर 1 उधर, 4 बॉन्ड हो गए। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं इधर, तो ये तो एडिशन करेगा। कौन सा एडिशन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हेटेरो एटम्स, बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। पाई बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्या ये बात समझ आती है? नोट बना लो इसका कि जो साइनाइड्स है ना, अल्काइल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया करेंगे बेटा। ये कभी आया नहीं है पेपर में, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट बनाते रहना, जो जो बातें मैं करूंगा सारी बातें मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पर। एक सवाल और करते हैं बेटा आपसे, ठीक है बेटा? ये बताओ, मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहा आपसे, कुछ डायरेक्ट नाम लिखकर सवाल करता हूं बेटा। कीटोन के बारे में क्या ख्याल है? क्या कीटोन एडिशन कर सकता है? देखो, अभी कीटोन का चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है ना, बैच 1 ने पढ़ा ना बैच 2 ने पढ़ा। वो चैप्टर 8 हम जब आएंगे तो देखेंगे, बट इतना तो समझ आ रहा है कि उसमें पाई बॉन्ड होगा। कीटोन में पाई बॉन्ड होगा ना बेटा। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? यहीं से कहानी शुरू होती है, यहां आर लग जाता है, यहां आर लग जाता है, दिस इज कीटोन। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड है? यस। अब एडिशन करेगा तो कौन सा वाला? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। व्हाई? बिकॉज द पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। क्या ये बात समझ आ रही है? एक और सवाल कर ले बेटा, ये नोट बनाते जाना। कीटोन भी कौन सा रिएक्शन करेगा? देख लो, लिख लो। मिनी पेपर में अगर स्टेट अवे आगे आगे फैमिली का नाम लिखकर पूछ लिया तो ये नोट आपके पास होना चाहिए इसी के साथ। एक और फैमिली ले लेते हैं। चलो आप बताओ ना, मैं अब यहां से पॉइंट को एक्सप्लोर नहीं करवाता, आप खुद बताओ कि क्या कोई और फैमिली ऐसी है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकती है? देखो, एल्डिहाइड पर बात हो गई, कीटोन पर बात हो गई। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। क्या ये बात समझ आ रही है? देखो, रिएक्शंस को सीखो बेटा। रिएक्शंस करना बहुत सिंपल होता है, मतलब मैकेनिज्म एक ही होता है जो आगे पीछे फ्लो कर रहा होता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लिया करो। क्लियर है? अच्छा, अब तक जो बात हमने की उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं बेटा। अल्केन कौन सा रिएक्शन करेगा स्पेसिफिकली बताओ? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, पहली फैमिली हो गई, वो उसका फेवरेट रिएक्शन है। आपने सेकेंड ईयर में उसका एक ही रिएक्शन तो पढ़ा है। अल्कीन पर आ जाओ, अल्कीन क्या करेगा? अच्छा, अल्कीन में होता है पाई बॉन्ड, मतलब क्या करेगा? एडिशन। सब्स्टिट्यूशन तो करता ही नहीं है बेटा अल्कीन। आप जाओ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ो, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पाई बॉन्ड अगर है तो वो क्यों करेगा सब्स्टिट्यूशन?
It will undergo addition reaction. Which type of addition? There are two types of addition reactions, electrophilic, nucleophilic. तो पाई बॉन्ड कहां होता है एल्कीन में? बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन सिमिलर एटम्स. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्या ये बात समझ आती है? अल्काइन पर आ जाओ. अल्काइन में आओगे तो उसके 99% रिएक्शन एडिशन होते हैं बेटा, सिवाय एक के. उस एक पर हम बात करेंगे बाद में. तो जितने सारे रिएक्शंस होते हैं उसके सारे, चूंकि उसमें पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन करेगा. कौन सा एडिशन? तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. क्या ये बात समझ आती है? फिर तुम आ जाओ अल्काइल हेलाइड्स पर. अल्काइल हेलाइड क्या करता है भाई? अल्काइल हेलाइड में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब एडिशन तो नहीं कर सकता. क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन. अब जरूरी नहीं है कि वो अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन ही करे. ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जरूरी नहीं है कि अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूशन ही करे. बास केसेस में सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं उसके पास. वो कौन सा ऑप्शन होता है? पढ़ा है आप लोगों ने, बड़ा मशहूर रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एलिमिनेशन रिएक्शन. अभी उस पर आते हैं. एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें से कुछ निकाला जाता है. बहरहाल उस पर आते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं बेटा. एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ मिलाकर चीजों को देखते हैं. तो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पर आ जाओ, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. बेटा व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? रिमूवल. रिमूव करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को. तो एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा बेटा. अ रिएक्शन इन विच two atoms or group of atoms are removed. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव हो जाए, निकल जाए, लॉस हो जाए उनका. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. क्लियर है? ये हो गया आपके पास एलिमिनेशन. अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को देख लो बेटा. सबसे पहले ये देखो, एक एलिमिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं, इससे कभी भी सवाल नहीं आया पेपर में, अल्फा एलिमिनेशन. ठीक है, बट वो हमारी किताब में बीटा एलिमिनेशन कह दिया है तो उसको जाहिर है फिर अल्फा बीटा गैमा तीनों देख लेते हैं. एक रिएक्शन होता है बेटा जिसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन. ये सेकेंड ईयर का मौजू नहीं है, ना ही एमडी के टिकट का मौजू है, बट आप सिर्फ सीख लो तो अच्छा रहेगा. तो मिसाल के तौर पर आपके पास देखो, मैं स्पेसिफिकली एक अल्काइल हेलाइड बना देता हूं बेटा. क्या ये अल्काइल हेलाइड है? क्या ये अल्काइल हेलाइड है? इसका स्ट्रक्चर आप समझते हो बेटा. दो रेडिकल्स लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ और दो बाकी बॉन्ड्स एक Cl और एक H के साथ है. तो बिल्कुल अल्काइल हेलाइड है ये. अच्छा, अब अगर मैं इसका रिएक्शन मिसाल के तौर पर हमेशा जब इसका रिएक्शन करवा दूं KOH एल्कोहलिक के साथ, याद आ गया होगा? याद आ गया होगा. बताओ क्या होगा? क्या होगा? कोई मसला ही नहीं है अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो. ये बेस है, KOH इज अ बेस, और जब ये अटैक करेगा आपके अल्काइल हेलाइड पर तो इट विल रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड. एसिड बेस है ना, एसिड निकाल लेगा उसमें से और उस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा. एसिड कौन सा निकलेगा? HCl. इसीलिए मैंने उसको बाइफरकेट करके लिखा है, HCl ये निकल जाएगा. बट एक बात सुनिए बेटा, सीखने की क्या बात है, मैंने क्यों अल्फा एलिमिनेशन को यहां पर डिस्कस करना जरूरी समझा है. H और Cl ये दोनों रिमूव होंगे बट फ्रॉम द सिमिलर एटम, फ्रॉम द सेम एटम. ये हमने नहीं पढ़ा सेकेंड ईयर में. आपको अल्काइल हेलाइड का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया बैच 1 बैच 2 दोनों में, बट ये नहीं पढ़ा बेटा हमने. आपको याद होगा हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है, हमने अल्फा एलिमिनेशन तो हमारे इंटरमीडिएट का लेवल नहीं है, यानी सिलेबस का हिस्सा नहीं है. तो अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है कि जब दो एटम्स का रिमूवल होगा तो यकीनन एलिमिनेशन होगा. लेकिन अगर रिमूवल एक ही पॉइंट से हो रहा है, एक ही कार्बन एटम से हो रहा है, तो दैट एलिमिनेशन विल बी टर्म्ड एज
अल्फा एलिमिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन की हद तक आपको पता हो। तो बेटा यहां से ना इस अटैक की वजह से ये दोनों बॉन्ड्स निकलते हैं, ये दोनों निकलते हैं। प्रोडक्ट आपके पास जो भी बनता है बेटा, मैं यहां पर सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा कि वो रिएक्शन आपको फिल वक्त समझने की जरूरत नहीं है। उसको कार्बीन कहा जाता है, कार्बीन। सिर्फ लिख लो उस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। और जिस चीज का रिमूवल होगा वो मैंने यहां पर बता दिया है। इस रिमूवल की वजह से इसको एलिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एटम सेम एटम से निकल रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा बेटा, अल्फा एलिमिनेशन कहा जाएगा। आखिरी में मैं इसकी समरी बताता हूं जब तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरी टाइप इसकी कौन सी हो जाएगी? हाँ, ये मौजू है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में ये जरूर डिस्कस करते हैं, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। लेट सपोज ये रिएक्शन तो हमारा पढ़ा हुआ रिएक्शन है, इसके प्रोडक्ट्स भी आप क्विकली बता सकते हैं बेटा। लेट सपोज यहां पर Cl लगा दिया, यहां पर H लगा दिया। बताओ बेटा क्या ये अल्काइल हैलाइड है? समझो है बेटा। लास्ट, क्या ये अल्काइल हैलाइड है? इथाइल क्लोराइड है, बिल्कुल है। H और Cl को मैंने देखो यहां से भी रिमूव करवाया था, यहां भी रिमूव करने जा रहे हैं बेटा। किससे रिएक्शन करवाना होगा बेटा ये निकालने के लिए? तो याद हो जाना चाहिए, एल्कोहलिक की अपनी सिग्निफिकेंस है, उसको जहन में रखोगे। प्रोडक्ट्स बता दो बेटा, ये तो तुम्हें आता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट्स बताओ। ये बेस आपको पता है बेटा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेटा OH नेगेटिव विल अटैक ऑन H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। एंड K पॉजिटिव विल अटैक ऑन Cl नेगेटिव। बेटा इस अटैक की वजह से ये दोनों बाहर निकलेंगे। आपको पता है यहां से H बाहर निकलेगा सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर, यहां से Cl बाहर निकलेगा एक और सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर। दो सिग्मा टूटते हैं तो वापस एक पाई बॉन्ड बनता है। ये किसका रिवर्सल है बेटा? एडिशन का। पढ़ो, एडिशन में क्या है, एक पाए दो सिग्मा में कन्वर्ट। एक पाए टूटता है, दो सिग्मा बनते हैं। यहां उलट हो रहा है, दो सिग्मा टूट रहे हैं तो वापस एक क्या बनेगा। ये सब बातें हम जानते हैं ऑलरेडी। तो बेटा बताओ जरा क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? CH2, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा CH2, क्योंकि दो सिग्मा टूटा, दरमियान में एक पाए। फिर कौन निकल गया? HCl। एलिमिनेशन हो गया बेटा। फिर ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक KCl सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये हो गया KCl और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? बेटा ये बताओ, यहां भी तो दो एटम्स निकले हैं, यहां भी निकले बेटा, एलिमिनेशन ये भी है, लेकिन क्या सेम एटम से निकले हैं? कहां से निकले? एडजेसेंट, डिफरेंट मत कहो, एडजेसेंट कार्बन एटम से निकले। तो जब एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूवल होगा तो इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहा जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जब एडजेसेंट एटम, देखो यहां पे भी HCl निकला है बेटा, बट H और Cl बोथ वर कनेक्टेड टू द सेम कार्बन एटम। सेम एटम से अगर HX का रिमूवल हो रहा है तो वो अल्फा एलिमिनेशन है, और अगर डिफरेंट एटम से, एडजेसेंट एटम से निकल रहे हैं तो उसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई मसला है इसके नतीजे में बेटा? अच्छा, समराइज आखिर में करते हैं बेटा इसको, ठीक है। टाइप सी देखो, टाइप सी वुड बी गैमा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का कोर्स अल्फा एलिमिनेशन और गैमा एलिमिनेशन को कवर नहीं करता, तो इस पर आपसे सवालात भी नहीं बनेंगे। आपसे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बीटा से बनेगा। सीक्वेंस से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। गैमा एलिमिनेशन बेटा, फ्रॉम सेम एटम्स अगर रिमूवल है तो उसको क्या कहोगे? अगर एडजेसेंट एटम्स का रिमूवल है तो, और अगर ऑल्टरनेट, याद रह जाएगा। अगर सेम एटम से दो एटम्स निकल जाए तो अल्फा, अगर एडजेसेंट से निकल जाए तो बीटा, ऑल्टरनेट से निकल जाए तो गैमा, ठीक है। आओ मिसाल ले देते हैं इसकी एक। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक कंपाउंड आपके सामने रखते हैं, ये देखो, लेट सपोज यहां पर लगा हुआ है Cl, ठीक है।
और यहां पर लगा हुआ है, चलो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, Cl कर लेते हैं ताकि आपसे एक रिवीजन भी करवा लें। बेटा मुझे ये दोनों Cl निकालने हैं, यहां से ये दोनों Cl निकालने हैं। मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन किससे करवाऊंगा? दोनों Cl निकालने हैं। दोनों Cl मींस द रिमूवल ऑफ Cl2 गैस, it is not the removal of HCl which is an acid due to which we had used a molecule of base। एसिड निकालना था तो बेस यूज किया, ठीक है, लेकिन अब Cl के दो एटम्स मतलब Cl2 निकालना है, रिमूवल करना है। किसका रिमूवल करना है? Cl2 का। वो इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए बेटा, जरूरी नहीं है मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा दूं। चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहां पर H ही कर देता हूं बेटा, H लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा। बाय द वे जिंक इस्तेमाल करते हैं ना, पढ़ा तो है, जिंक इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों Cl को निकालता है, ZnCl2 बनाकर निकल जाता है जिंक क्लोराइड। यार Cl2 इज अ नॉन मेटल, Cl2 इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल निकालना हो तो मेटल इस्तेमाल करो, जिंक इज अ मेटल। एसिड निकालना हो बेस इस्तेमाल करो, भाई यही तो कहानी है। वाटर निकालना हो, ये भी नहीं याद, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करो क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यही तो तीन है, और क्या है, यही तो तीन रिमूवल है। वाटर निकालना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल Cl2 निकालना है, Br2 निकालना है, नॉन मेटल है ये, मेटल इस्तेमाल करो, जिंक डस्ट, ठीक है। और अगर एसिड निकालना है HCl HBr, KOH इस्तेमाल कर लो, बेस है। ये लॉजिक बनती है इसकी। अब मुझे ये दो चीजें निकालनी है बेटा, ठीक है, यहां से H निकालना है, यहां से Cl निकालना है, तो किससे रिएक्शन करवाऊंगा? H और Cl निकालना है ना, किससे रिएक्शन करवाओगे बेटा? प्लस KOH, ठीक है, और ये KOH कैसा हो जाएगा? एल्कोहलिक हो जाएगा। ये बात समझ आती है बेटा? क्योंकि आप यहां पर फिल वक्त HCl निकालना चाहते हो। अब जो है यहां से आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसका ये वाला सिग्मा, यहां से ये वाला सिग्मा ब्रेक करोगे, ठीक है। इस ब्रेकेज की वजह से दिस इज CH2, दिस इज CH2, ठीक है, दिस इज CH, ठीक है भाई। यहां पर ये दो सिग्मा टूटे तो इनके बीच में ना ये साइकिल की फॉर्मेशन हो जाती है, साइकिल की, ठीक है। वो आपको रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है, आप सिर्फ ये याद रखो कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, ठीक है। और फिर उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए आप फर्दर उसका रिएक्शन करवाते हो। तीन इसकी समरी सुन लो बेटा, तीन समरी सुन लो इसकी बेटा। अल्फा एलिमिनेशन के नतीजे में, पहले तो ये बता दो कि अल्फा का मतलब समझ आ गया है। अगर सेम एटम से रिमूवल करवा रहे हो, अगर सेम एटम से करवा रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अल्फा। अगर एडजेसेंट एटम से करवा रहे हो तो क्या कहा जाएगा? बीटा। और अगर ऑल्टरनेट एटम से करवा रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? गैमा एलिमिनेशन कहा जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा। अल्फा एलिमिनेशन के नतीजे में बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या कहलाता है? कार्बीन। वैसे सुन लो, बीटा एलिमिनेशन के नतीजे में बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या कहलाता है बेटा? अल्कीन। ये तुम्हारा कोर्स है, इसको तो लाजमी याद करना है तुमने। बीटा एलिमिनेशन के नतीजे में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा? अल्कीन का प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और गैमा एलिमिनेशन के नतीजे में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा? साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बीटा के हवाले से सारी बातें याद कर लो कि एडजेसेंट एटम से निकलेगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बेटा? अल्कीन हुआ करेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई मसला है इसके अंदर बेटा? अब देखो, वो जो मैं Cl2 वाली बात कर रहा था ना, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। मतलब अगर हम इस रिएक्शन को इस तरह जिंक डस्ट वाले रिएक्शन से भी देख लें, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर लगा लेता हूं Cl2, ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन में किससे कर लेता हूं बेटा? जिंक से। आपको याद होगा वो सेकेंडरी की किताब में इसके नीचे डस्ट लिखा हुआ होता है बेटा, यहां पर डस्ट लिखा हुआ होता है। डस्ट का मतलब बताइए, क्यों लिखा जाता है डस्ट? बताइए। डस्ट का मतलब होता है पाउडर कर लेना होता है ना इसको। जिंक वैसे मेटल है ना, तो सॉलिड होगा, तो चंक्स होंगे इसके, सॉलिड पीस होगा। डस्ट करने का मतलब है कि इसको पाउडर कर दिया जाएगा। पाउडर करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा?
आपको पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो डस्ट करने का मतलब है कि पाउडर कर लो इसको ताकि रिएक्शन जल्दी से हो जाए। ठीक है, अब बताओ जिंक क्या करेगा बेटा इसमें से, सिंस जिंक इज अ मेटल, तो यहां से एक Cl निकालेगा, यहां से एक Cl निकालेगा, और Zn क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा बेटा, जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो एक सॉल्ट है, दैट इज ZnCl2। और जो बाकी प्रोडक्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक। देखो सेंटर वाला CH2, लेफ्ट साइड वाला CH2, राइट साइड वाला CH2। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से इस कार्बन का Cl निकला तो एक बॉन्ड खाली हो गया, इस कार्बन का एक Cl निकला तो इसका भी बॉन्ड खाली हो गया। इन दोनों कार्बन के कितने कितने बॉन्ड अभी कम हैं, एक। देखो एक बॉन्ड तो ऊपर जा रहे हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, एक बॉन्ड दोनों के कम है ना, तो ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो साइकिल बन जाएगा बेटा आपके सामने, साइक्लिक कंपाउंड बनकर आ जाएगा। तो ये इस तरह भी आप इसको समझ सकते हो। बहरहाल एलिमिनेशन आपके पास 3 तरह के होते हैं बेटा। ठीक है, और एलिमिनेशन जनरली 99% केसेस में एलिमिनेशन जो है ना, एलिमिनेशन जनरली वो 2 फैमिलीज कर रही होती हैं बेटा, नोट कर लो। जनरली एग्जिबिटेड बाय अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, नोट कर लो। एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली अल्काइल हैलाइड्स भी करते हैं, और कौन करता है बेटा, अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड तो ये हो गया, ये तो हमने बहुत दफा पढ़ लिया, एडजेसेंट एटम से निकालो तो अल्कीन बन जाएगा, और ये सारी बातें। बेटा अल्कोहल का कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जो एलिमिनेशन हो, अल्कोहल का। पहले अल्कोहल ले लें, कोई अल्कोहल ले लें बेटा। देखो यहां पर ना ये गैमा एलिमिनेशन का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। अब अल्कोहल का कोई मौजू हम ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये CH3 कार्बन, ठीक है, यहां पर लेट सपोज हमने लगा दिया H और ये आपके पास हो गया OH। क्या ये अल्कोहल है बेटा, क्या ये अल्कोहल है हमारे पास? अच्छा, इसको इस तरह कर लेते हैं ना, CH2 H और UH। क्या ये समझ पा रहे हो बेटा, ये भी अल्कोहल है, ठीक है, इट विल बिकम CH2। बताओ बेटा इसमें से क्या निकाल सकते हो आप? रिमूवल करना है ना, एलिमिनेशन करना है, क्या निकाल सकते हो? वाटर, इसलिए मैंने H और OH को बेटा ब्रेक करके लिख दिया है। क्या डालोगे बेटा इसके ऊपर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर कितना रखते हो बेटा? 170 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो बेटा यहां से ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, यहां से ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटता है। 2 सिग्मा के टूटने पर क्या बनता है बेटा? एक पाई बॉन्ड बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? जल्दी से ये बताओ, क्या ये एलिमिनेशन है? बिल्कुल है। कैसे पता लगा? 2 सिग्मा टूटे, एक पाई बना। कौन सा एलिमिनेशन? अल्फा बीटा गैमा बीटा। व्हाई? बिकॉज 2 ग्रुप्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। बात समझ आ रही है? OH यहां से निकला तो एडजेसेंट कार्बन से H ग्रुप निकल गया, ठीक हो गया। ये आपके पास एलिमिनेशन की एक और मिसाल है। तो बेटा मैंने अल्काइल हैलाइड की चंद एग्जांपल्स पर बात कर ली, अल्कोहल की एक मिसाल पर बात कर ली, ये भी आपके पास एलिमिनेशन है। अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर नोट कर लो बेटा, एलिमिनेशन में के 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? ये 1 पाई बॉन्ड में, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल होता है किसका? एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं बेटा। टाइप नंबर 5, कंडेंसेशन रिएक्शन।
बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग मार्क करो, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी। डेफिनेशन लिखिएगा बेटा पहले इसकी। नोट कीजिए बेटा। बोलो बेटा, इसके आओ आ गया, आराम से बेटा, थोड़ा सा टर्न कर दो। कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखो बेटा। टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डन बेटा। कोई एग्जांपल इसकी जहन में आती है कंडेंसेशन की? डेफिनेशन पढ़ लो, उसके ऊपर फिर अप्लाई करो। नहीं, बायो वालों को तो भाई लाजमी आनी चाहिए एग्जांपल जहन में। बायो मॉलिक्यूल का पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो आप लोग, उसमें तो सारे रिएक्शंस ही कंडेंसेशन होते हैं। ऑल दोज रिएक्शंस आर कंडेंसेशन लिंकेजेस। टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल with the removal of water. That linkage is called peptide linkage. That peptide linkage is actually a type of condensation linkage. बहरहाल हम वहां पे नहीं जाते अभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहते हैं। एक मिसाल इसकी देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसका एक रिएक्शन देखो बेटा, CH3COOH। फैमिली बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये क्या है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इन दोनों को रिएक्ट करवाओ। ठीक है बेटा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बहरहाल बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये एसिड है तो ये अपना क्या निकालेगा? H पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा? बेस। तो ये क्या निकालेगा? OH नेगेटिव। अच्छा, अगर ये H पॉजिटिव है तो इसका बकिया पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? अगर ये OH माइनस है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बताओ, रिएक्शन समझ आ जाएगा? इसके माइनस को इसके प्लस के साथ कंबाइन करो, जल्दी से बताओ। CH3COOC2H5 माइनस और प्लस जुड़ गए बेटा। टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर अलोंग विद द रिमूवल ऑफ वाटर, भी साथ में रिमूव हुआ। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करें, तो बेटा ये लार्जर मॉलिक्यूल बन तो गया और साथ में वाटर का रिमूवल भी हो गया। दिस काइंड इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा ये बैच 1 वालों ने इसको स्टेरिफिकेशन के नाम से पढ़ लिया होगा। स्टेरिफिकेशन, ईस्टर बना है ना, सबको समझ आना चाहिए। ईस्टर है या नहीं है? COO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? ईस्टर। तो ईस्टर बनने का प्रोसेस ईस्टेरिफिकेशन कहलाता है ना। ईस्टर बनने का अमल क्या कहलाता है बेटा? ईस्टेरिफिकेशन। अब अगर पेपर में आ गया कि ईस्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, आगे लिख दिया कि भाई 4 ऑप्शन आपने दे दिए, तो आप इसकी कौन सी टाइप को सिलेक्ट करोगे बेटा?
कंडेंसेशन रिएक्शन को। क्या क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अभी मैंने यहां पर जो आपके सामने एग्जांपल रखी है उसमें दोनों के दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, इन द सेंस कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कौन है? ये सेम भी हो सकते हैं बेटा, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स भी आपस में कंडेंस हो सकते हैं। देखो कंडेंस का लफ्जी मतलब अब तक आप क्या समझते रहे होगे? कंडेंस का मतलब होता है गैस का लिक्विड बन जाना, बट ये कंडेंस का मतलब ये रिएक्शन है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स का जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं और तो सेम वाली एक मिसाल देखो बेटा। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब बेस्ट 2-1 किसी ने भी नहीं पढ़ा, बट आप इसको समझ सकते हैं। बेटा ये क्या है दोनों? इथाइल अल्कोहल। इसके ऊपर हम डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको टेम्परेचर देते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड का। अभी मैं इसको डिस्टिंग्विश करता हूं एक रिएक्शन के साथ। क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे? कंबाइन, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसको कंडेंसेशन कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए तो जरूरी है ना कि एक जगह से H निकले और एक जगह से क्या निकले? तो यहां तो दोनों ही के पास OH है। लेकिन एक जुमला शायद मैं बार बार कहता हूं कि अल्कोहल एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। अल्कोहल एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। जब वो आपस में मुकाबले पर उतर आए तो एक एसिड बिहेव करता है और दूसरा बेस बिहेव करता है। अल्कोहल एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखिए जरा तवज्जो के साथ, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल विल बिकम एसिड बाय द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। निकाल सकता है बेटा, ये आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, H को निकालकर उसकी जगह सोडियम लगा दो और ये दूसरा अल्कोहल अपने साथ क्या निकालेगा? OH नेगेटिव। तो एक अल्कोहल एसिड बन रहा है, दूसरा बेस बन रहा है। दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ बाय, ये शो कर रहे हैं बेटा कि ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। ऊपर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऊपर सिर्फ बेस क्यों रहा? क्योंकि सामने कौन था? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड था वो। बेटा अगर ये H पॉजिटिव है तो ये पूरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा? और यहां पर C2H5 पे क्या हो जाएगा? कंबाइन करो जरा इसको, नेगेटिव पॉजिटिव को, बताओ क्या बनेगा? C2H5O, ये पूरा नेगेटिव है, किससे जुड़ेगा? C2H5 से, और यहां से H प्लस और OH माइनस। बेटा ये किस फैमिली का कंपाउंड बना? ईथर। सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों तरफ रेडिकल्स। क्या ये बात समझ आ रही है? बेटा दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर उसने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल फॉर्म किया अलोंग विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो कंडेंसेशन के लिए जरूरी नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं बेटा? सेम भी हो सकते हैं। अब इधर आओ, ये देखो, ये वाला रिएक्शन देखो बेटा, ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, फर्क है थोड़ा सा, तभी तो प्रोडक्ट डिफरेंट बना है, बट ये नोट करने वाली बात है, नोटेबल पॉइंट है ये। यानी यहां पर भी क्या है? C2H5OH क्या है? इथेनॉल है ये। उस पर क्या डाला? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रिमूव हुआ? वाटर। यहां भी तो यही कर रहे हो, यहां भी तो यही कर रहे हो। इथेनॉल क्या डाला उसके ऊपर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या निकला उसमें से? वाटर। टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, पहली बात 170 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आपका इथाइल अल्कोहल लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड सप्लाई के साथ मौजूद है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है इथेनॉल का। यहां पर इथेनॉल एक्सेस में है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? याद रखो, जब इथेनॉल एक्सेस में होगा और उस पर एसिड डालोगे, 140 का टेम्परेचर दोगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ईथर। एमसीक्यू बनेगा इस पर पेपर में, ईथर। और जब एक ही मॉलिक्यूल होगा, लिमिटेड सप्लाई होगी, एसिड डालोगे, 170 का टेम्परेचर रखोगे, तो उस वक्त क्या बनेगा? अल्कीन का मॉलिक्यूल बनेगा बेटा। नोट कर लो इस पॉइंट को, इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लो अपने पास। किस तरह से होगा कि जब कम अल्कोहल हो और 170 का टेम्परेचर हो, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, तो अल्कीन बनेगा। जब ज्यादा अल्कोहल हो और टेम्परेचर 140 रखा जाए, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा?
ईथर बन जाएगा, नोट कर लो इस पॉइंट को। डन, नोट कर लो बेटा, कंटिन्यू करते हैं यहां से।